उम्मत मुस्लिमा पर इब्लीसी यलगार की हैरत अंगेज़ दास्तान। आखिरी हथियार। किस्त नंबर 41। तख्लीक कायनात में अल्लाह ताला ने जो सबसे अजीबोगरीब चीज़ पैदा की है उसका नाम मौत है। इंसान हर लम्हा हर पल इसकी तरफ बढ़ता है मगर फिर भी इसे पसीज पुश डाले रखता है। ज़िंदगी मौत के बिना मुस्तरिब और परेशान रहती है। ज़िंदगी के सारे गम और दुख छीनने वाली भी मौत है। जब तक मौत का ज़हूर नहीं होता ज़िंदगी में एक खला रहता है। मौत इस खला को पुर करती है। कुछ इंसान ज़िंदा रहकर भी जुज़वी ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ का नामो निशान मौत मिटा देती है। मगर कुछ इंसान मौत के बाद ज़िंदगी को हमेशा के लिए अमर कर लेते हैं। वो कभी ना मरने के लिए एक बार मरते हैं फिर हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं। ऐसे ही लोगों में साबिक DSP अमजद बुखारी भी शामिल थे, जिन्होंने ज़मीर के ख़िलाफ़ एक कदम उठाया मगर ज़मीर ने इनकी जाबख्शी न की। इस जुर्म की पादाश में इसने नौकरी छोड़ दी। अल्लाह का दिया पहले से बहुत कुछ था। जज्बा हुब्बुल वतनी से मजबूर होकर एक प्राइवेट ग्रुप तश्कील दिया जो देखते देखते मुनज़्ज़म होता चला गया। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता ही गया। इस शेर की असल तफसीर अमजद बुखारी की ज़ात में नज़र आती है। इसके ग्रुप ने देखते देखते कई मंजिलें तय की थी। बहुत से हुब्बुल वतन लोग जो जानी तौर से अपनी खिदमत पेश नहीं कर सकते थे, उन्होंने अमजद बुखारी के सामने अपनी तिजोरियाँ खोल रखी थी। ऐसे लोगों का अकीदा था पाकिस्तान से हम हैं, पाकिस्तान हमसे नहीं। जो लोग पाकिस्तान को अपनी ज़ात से मशरूत करते हैं वही दरअसल इसे लूटते खसूटते हैं। वो अपनी तिजोरी और बैंक बैलेंस भर कर ही ये इल्ज़ाम रखते हैं कि हम ना होंगे तो पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल सकेगा। ऐसे लोग बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हैं। इन्हें इंतज़ार करना होगा अपने मंतकी इंजाम का। अमजद बुखारी के साथ निडर और मुखलिस लोग शामिल हुए थे, जिनके बलबूते पर इसने बेशुमार कामयाबियाँ हासिल की थी। हैदर अब्बास, किला बासी और करम खान जैसे लोगों के कई मुनज़्ज़म ग्रुपों का खात्मा किया था। जॉन राइट और विनोद मल्होत्रा जैसे इंटरनेशनल ग्रुप का सफाया भी किया था, मगर अभी इसका मिशन जारी था। मगर खुद अमजद बुखारी अब दिन सो चुके थे। वो अपने साथ मुहाफ़िज़ों की फ़ौज के कभी कायल नहीं रहे थे। इनका आना जाना ड्राइवर के साथ होता था। ड्राइवर ट्रेनिंग याफ्ता ज़रूर था मगर वो 4 मुसल्लह अफराद का मुकाबला न कर सका। इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। इस हमले में अमजद बुखारी और इनका ड्राइवर जहाँ बहक हो गया। शमसुर रहमान ने आर्ज़ी तौर पर ग्रुप के इंतज़ामी अमूर संभाल लिए थे। ताहम ग्रुप मीटिंग में तय हुआ था गुलाम रसूल, अब्दुल्ला और हमजा की वतन वापसी पर अमजद बुखारी के बाद सर्जी का खिताब लेने वाले बंदे का इंतखाब किया जाएगा। फिलहाल इन्हें इस खबर से लाइल्म रखने का फैसला किया गया था। इस्लाम और कुफ्र कुर्रा अर्ज़ में 2 अहम ताकतों के नाम हैं। ये ताकतें अज़ल से एक दूसरे से टकराई हैं। इस हवाले से आज तक दुनिया में जितने भी साइंसी या तख्लीकी तजर्बात गैर मुस्लिमों की तरफ से किए गए, इनका ताल्लुक बिलवास्ता या बिलावास्ता मुसलमानों से ही रहा है। बल्कि 70% तजर्बात मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली तैयारियों के सिलसिले में की गए हैं और 30% इंसानी भलाई और बेहतरी के लिए। यहूदी और ईसाई दोनों मज़ाहिब के पैरोकारों ने हमेशा मुसलमानों की मुखालफत की है। इन्हें तरह तरह की अजियतों से दो चार किया है और कोशिश की है कि हर महाज पर मुसलमानों को शिकस्त से दो चार किया जाए। बर्रे सग़ीर में हिंदुओं ने इनका भरपूर साथ दिया है। हिंदुओं ने भी मुसलमानों से इतनी ही नफरत की जितनी की ईसाइयों और यहूदियों ने की है। अपनी अपनी जगह तीनों मज़ाहिब के मानने वालों को अल्लाह ताला ने इबरतनाक सज़ाओं से दो चार किया है। यहूदियों ने हमेशा अंबिया कराम की दिलादारी की है, उनकी गुस्ताखी में पेश पेश रहे हैं। हत्ता कि बहुत से अंबिया कराम को यहूदियों ने शहीद भी किया है। इसके बदले में इन्हें कई कड़ी सजाएं मिली, मगर ना तो उन्होंने इससे कोई सबक सीखा है और ना ही इससे बाज आए। यहूदियों की बदकिस्मती थी, हजरत ईसा के कई मौजज़ात देखने के बावजूद इनकी पैरवी न कर सके, बल्कि यहूदियों के अहबार और राहबान ने इनकी शदीद मुखालफत की थी। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत आसमान पर उठा लिया है। अब दुनिया के 3 बड़े मजहब इस्लाम, ईसाई और यहूदी हजरत ईसा के दोबारा नज़ूल का अपने अपने अकीदे के मुताबिक इंतजार कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ आखिरी मार्का में फतह हासिल करने के लिए 3 मज़ाहिब की तकून बन चुकी है, ईसाई, यहूदी और हिंदू। इस तकून का मिशन मुसलमानों को हर मैदान में शिकस्त से दो चार करना है। इस मकसद के लिए तरह तरह के साइंसी तजर्बात हो रहे हैं और दुनिया में अहम इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में बैरून मुल्क ताकतें अज़ल से मुतहर्रिक रही हैं और न जाने कब तक मुतहर्रिक रहेंगी, मगर इन्हें अपने मकसद में किस हद तक कामयाबी मिली है या मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। मोसाद किसी आम तंजीम या गिरोह का नाम नहीं, ये ऐसा नाम है जिसका बैनुल अक़वामी सतह पर असर व रसूख चलता है। इसने कई मुल्कों की तारीख बदल दी और अभी न जाने कितने ममालिक पर असरअंदाज होगी। इसके हेडक्वार्टर में घुसकर चंद फाइलें हासिल करना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर था। अमीर मुजाहिदीन अहमद सईद ने मोसाद के हेडक्वार्टर में कैद काटी थी।
موساد کے ایجنٹوں نے ان پر غیر انسانی اور غیر اخلاقی تشدد کیا تھا۔ کئی دنوں تک اسے 4 فٹ اونچی کال کوٹری میں قید رکھا تھا، جس میں وہ نہ کھڑے ہو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ فرش پر بدبودار پانی چھوڑا گیا تھا۔ دوران تشدد ان کے سر کے اوپر ایک ہاتھ کے فاصلے پر انسانی فضلے کی بھری ہوئی تھیلی لٹکائی گئی تھی، جس کی بدبو اور حبس سے دم گھٹتا تھا۔ انہیں برہنہ کر کے جسم کے نازک حصوں پر کرنٹ لگائے گئے تھے، مگر موساد کے اہلکار ان سے اپنا مقصد پا نہ سکے تھے۔ موقع ملتے ہی وہ ان کی قید سے بھاگ آئے تھے۔ انہوں نے جہاں تک ہیڈ کوارٹر کو دیکھا تھا، اس کا نقشہ بنا دیا تھا۔ یہ نقشہ بچوں کے اسکول میں استعمال ہونے والی کاپی کے ایک ورق پر بنایا گیا تھا، جسے حمزہ نے تعویذ کی شکل دے کر بازو میں باندھ لیا تھا۔ چیکنگ کے دوران وہ اسے منہ میں ڈال کر زبان کے نیچے رکھ لیتا تھا۔ حمزہ اور عبداللہ دونوں یہودی طالب علموں کے روپ میں تھے۔ مجاہدین کے امیر نے ایک یہودی درسگاہ کے کارڈ بھی بنوا دیے تھے۔ وہ دونوں بہت اچھی عربی بول لیتے تھے اور ان کی رنگت بھی گوری تھی، اس لیے وہ بآسانی اس روٹ میں ڈھل گئے تھے۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر سے 30 کلومیٹر ہٹ کر انہوں نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا تھا۔ کاغذات کے اعتبار سے دونوں بھائی تھے، اس لیے انہوں نے ایک ہی ڈبل بیڈ کا کمرہ لیا تھا۔ اب انہیں غلام رسول کا انتظار تھا۔ غلام رسول سے ان کا آخری رابطہ اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپ والے دن ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کے ساتھی مجاہدین بھی تل ابیب تک ان کا ساتھ رہے تھے، جبکہ غلام رسول کے ساتھ جانے والا مجاہد بھی شہید ہو چکا تھا۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا۔ حمزہ کو یوں لگا جیسے زوردار دھماکے ہو رہے ہیں۔ دھماکوں کا یہ احساس چند منٹ میں نامانوس آوازوں میں بدل گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اندازہ کیا تو پتہ چلا دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ وہ فوراً اٹھ گیا۔ عبداللہ پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ وہ دونوں رات دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے تھے۔ 12 بجے کے قریب شب بخیر کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ عبداللہ تو جلدی سو گیا تھا، مگر حمزہ کا دھیان منزہ کی طرف نکل گیا تھا، اس لیے 2 گھنٹوں تک وہ کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ دستک کی آواز سے کچھ ہی دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حمزہ نے آہستگی سے سر ہلایا تو عبداللہ اٹھ کر دروازے کے پاس پہنچا۔ حمزہ مستعد کھڑا تھا، اس کی نیند ہوا ہو چکی تھی۔ کون ہے؟ عبداللہ نے دھیرے سے پوچھا۔ باہر سے آنے والی آواز سن کر وہ دونوں حیرت اور خوشی سے اچھل پڑے تھے۔ عبداللہ نے دروازہ کھولا تو سامنے غلام رسول کھڑا تھا۔ یہودی قوم ازل سے سازشی ذہن کی مالک رہی ہے۔ ماضی کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ان کی ریشہ دوانیاں، چال بازیاں اور سازشی منصوبے ہر دور میں بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ انہوں نے نہ کبھی عیسائیوں کو قبول کیا اور نہ ہی مسلمانوں کو۔ عیسائیوں نے بھی ان پر دل کھول کر اپنی نفرت اور کدورت مٹائی ہے۔ صلیبی جنگوں کے دور میں عیسائیت پر لڑنے کا ایسا جنون سوار تھا کہ انہیں مسلمان نہ ملے تو وہ یہودیوں سے جنگ چھیڑ دیتے تھے۔ بولون کے مقام پر عیسائیوں نے ہزاروں یہودیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ شمالی فرانس، رائن لینڈ، وورمس ٹریویلس، مینز ایسے مقامات ہیں جہاں مالدار یہودی آباد تھے۔ ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ فرانس، جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ کارنیٹن، سلی، ریمیرو، بوجھمیا، ہر مقام پر انہیں تباہ و برباد کیا گیا۔ سن 1235 میں باون کے مقام پر، 1247 میں برلن کے نزدیک مقام بلٹنز، 1283 میں مینز، 1286 میں ایزویل، 1298 میں رائنٹنگ میں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ جرمن لارڈ نے تو یہودیوں کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کا ایک پلان ترتیب دیا تھا۔ اس پلان میں یہودیوں کے 140 مذہبی گروپوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا۔ اس ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے یہودی جرمنی چھوڑ کر فلسطین بھاگ گئے۔ ایریل بھی ان عیسائیوں میں سے ایک تھا جو یہودیوں کے ظلم کا شکار ہوئے تھے۔ جب وہ 6 سال کا تھا تو اس کا پورا خاندان یہودیوں کے ظلم بربریت کا نشانہ بنا تھا۔ جس رات یہودیوں نے اس کے گھر میں موت کی ہولی کھیلی تھی، اس رات وہ اپنے نانا کے گھر میں تھا۔ اگلے روز جب اس کے گھر سے اکٹھے 4 تابوت اٹھے تو وہ غم سے نڈھال تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر ہر تابوت سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ 19 سال کی عمر تک اس کی اپنی ہی چیخیں اس کی سماعتوں میں گونجتی رہیں۔ 19 سال کی عمر میں اسے پہلی مرتبہ اس وقت قرار میسر آیا جب اس نے اس طرح سے ایک یہودی پروفیسر کا گلا کاٹ دیا۔ 7 سال کی عمر میں اس کے نانا سے اسے اپنے گھر میں لے گئے تھے۔ انہوں نے بچپن سے اس کے دل میں بٹھا دیا تھا کہ اس کے خاندان کو تباہ و برباد کرنے والے یہودی ہیں، اور اسے اگر اپنے خاندان کی تباہی کا انتقام لینا ہے تو اسے بھی یہودیوں جیسی مکاری اور چال بازی سے کام لینا ہوگا۔ اس کے لیے یہودیت کا لبادہ اوڑھنا ہوگا۔ اس نے نانا کی اس بات کو گرہ میں باندھ دیا اور 23 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک کٹر یہودی کے روپ میں خاصا مقبول ہو چکا تھا۔ اپنے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے وہ 25 سال کی عمر میں موساد میں بھرتی ہو گیا۔ موساد کی وہ شاخ اندرونی سلامتی اور داخلی معاملات کی ذمہ دار تھی۔ 35 سال کی عمر تک اپنے وفاداری ثابت کرنے کے لیے ایریل نے کئی اہم کارنامے سر انجام دیے۔ 10 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ نہ صرف یہودیوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا بلکہ موساد کا ایک اہم اور قابل اعتماد ایجنٹ بن چکا تھا۔ وہ موساد کے لیے اتنی اہمیت اختیار کر چکا تھا کہ متعدد مرتبہ اس کی ملاقات موساد کے ڈائریکٹر سے بھی ہو چکی تھی۔
जब हर तरफ से इसे वफादारी और पेशा वराना महारत की सनद मिल गई तो इसने अपना एक खुफिया नेटवर्क कायम कर लिया। इस नेटवर्क में ऐसे तमाम ईसाई शामिल थे जिनके सीनों में यहूदियों के खिलाफ नफरत के शोले भड़क रहे थे। इस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा फलस्तीनी मुजाहिदीन भी थे, क्योंकि दोनों का दुश्मन मुश्तरक था। गुलाम रसूल और इनके साथियों की मदद करने वाला एरियल ही था जिसने न सिर्फ इन्हें जरूरी साजो सामान, असला और बारूद पहुंचाया, बल्कि हेडक्वार्टर में घुसने और अपना मिशन पूरा करने का मंसूबा भी बताया। एरियल की बस एक ही शर्त थी कि इस हमले में ज्यादा से ज्यादा यहूदी एजेंट मौत का शिकार हों। इन तीनों ने एरियल के साथ मीटिंग की थी जिसमें एरियल इन्हें बहुत सी अहम मालूमात फराहम की थी। हफ्ते के दिन 5 स्टार होटल के पार्किंग नंबर 2 में 97972 नंबर प्लेट की सफेद मर्सिडीज कार खड़ी हो गई। मज़कूरा कार हेडक्वार्टर के पार्किंग एरिया तक कोई चेकिंग नहीं हुई, मगर गाड़ी से उतरते ही बंदा कैमरों की आंख में आ जाता है। इस कार की पार्किंग के लिए हेडक्वार्टर में 6 नंबर पार्किंग मुख्तस थी। पार्किंग नंबर 6 के सामने की दीवार उस पार कॉरिडोर है जिसकी दाएं जानिब राहदारी है। राहदारी में दाएं जानिब के पहले 2 दरवाजे छोड़कर तीसरा दरवाजा एक हॉल में खुलता है। हॉल की चौड़ाई 30 फीट है। हॉल में मजीद 3 कमरों के दरवाजे खुलते हैं। हॉल के दरवाजे के एन बिल्कुल सामने का दरवाजा एक और राहदारी में खुलता है। इस राहदारी में आमने सामने 3-4 कमरे हैं। चारों के ऊपर अंग्रेजी के अल्फाबेट लिखे हुए हैं। एक दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है, यह कमरा एक तरह की जदीद तरीन लेबॉर्ट्री है। इसमें कुछ खुदकार मशीनें हैं और कुछ को 2 ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। इनकी हिफाजत के लिए 2 मुसल्लह अफराद हमा वक्त वही रहते हैं। इस कमरे में बहुत से छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। हर खाने का अपना पासवर्ड है। खानों के ऊपर कोड नंबर लिखे हैं। ये कोड नंबर मुल्कों की पहचान के लिए लगाए गए हैं। पाकिस्तान से चुराई जाने वाली फाइलें एक माइक्रो फिल्म की फिल्म में महफूज हैं और ये माइक्रो फिल्म इन्हीं खानों में से एक में मौजूद है जिस खाने पर PK009 लिखा हुआ है। इसी में माइक्रो फिल्म मौजूद है। एरियल ने इन्हें बारीक बीनी से समझा रहा था। वो पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। अब बात करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम की। इमारत में इंतहाई सख्त और जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब है। आप लोग कार में पार्किंग एरिया तक तो जा सकते हैं, मगर इसके बाद आप कैमरों की जद में होंगे। बल्फाज दीगर आप लोगों को सिक्योरिटी एहलकार देख रहे होंगे। बिल्डिंग से मुतल्लिका हर शख्स की फुल बॉडी स्कैनिंग की जाती है। बॉडी का पूरा अक्स मास्टर कंप्यूटर में महफूज है। कोई भी इमारत के किसी भी कमरे में दाखिल होता है, खुदकार सिस्टम हरकत में आता है। इस पर अनदेखी शुआएं फेंकी जाती हैं। ये शुआएं फुल बॉडी का अक्स मास्टर कंप्यूटर को ट्रांसफर करती हैं, जिसमें ऑलरेडी इस शख्स का बॉडी अक्स मौजूद होता है। जब दोनों अक्स एक हिस्से में मिलते हैं तो कंप्यूटर इसे ग्रीन सिग्नल देता है। इस तरह मुतल्लिका अशखास बासानी अपना काम जारी रखते हैं और इनकी आमदोरफ्त में कोई रुकावट नहीं आती। और अगर कोई गैर मुतल्लिका शख्स कमरे में दाखिल होता है जिसकी बॉडी का अक्स पहले से कंप्यूटर में मौजूद नहीं होता और शुआएं इसका बॉडी अक्स कंप्यूटर को सेंड करती हैं, तो इसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। इस सूरत में कमरे की छत में चारों तरफ पोशीदा खुदकार गन्ने बाहर निकलकर पूरे कमरे में गोलियों की बौछार कर देती हैं। ये गन्ने इस अंदाज में फायरिंग करती हैं कि गोलियों की जद से कमरे का 1 इंच हिस्सा भी महफूज नहीं रहता, यानी गैर मुतल्लिका शख्स या अशखास की तिक्का बोटी हो जाती है। इस सिस्टम पर कंट्रोल हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता बॉडी स्कैनिंग, कंप्यूटर की चेकिंग और सिग्नल देने का दौरानिया 45 सेकंड होता है। जो कुछ करना है इन्हीं 45 सेकंडों में करना होगा, यानी जब हॉल में दाखिल हो तो 45 सेकंड में अगले रूम में चले जाएं। जब तक पिछले कमरे में गोलियों की बौछार हो आप लोग अगले कमरे में मौजूद होंगे। ये सिस्टम इमारत के छोटे बड़े सारे कमरों में मौजूद है। राहदारियों, कॉरिडोर और बालकोनी में सिस्टम नहीं, बल्कि वहाँ सिक्योरिटी एहलकार मुतय्यन होते हैं। मिस्टर एरियन, हेडक्वार्टर में आखिर गैर मुतल्लिका अशखास भी तो जाते होंगे। आला हुक्म वगैरह अंदरूनी या बैरूनी जो भी हो, इन्हें ले जाने का क्या निज़ाम है? मिस्टर गुलाम, कोई भी शख्स चाहे वो कितना भी VIP हो, इसकी पहले बॉडी स्कैनिंग की जाती है। इसकी बॉडी का अक्स कंप्यूटर में बहरहाल फीड किया जाता है, चाहे ये आर्जी ही क्यों ना हो। ओके मिस्टर एरियल, इसके अलावा लेबॉर्ट्री में जिन खानों में मैंने जिक्र किया है इनके पासवर्ड सिर्फ वहाँ मौजूद ऑपरेटर्स को ही मालूम है। अगर खानों को तोड़ने की कोशिश की जाती है या गलत पासवर्ड डायल किया गया तो छत से शुआओं को खरूज होता है। ये शुआएं मशीनों को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर इंसान का गोश्त जिस्म से बर्फ की तरह पिघलने लगता है। सही पासवर्ड से खाना खुल जाता है तो इसमें एक ही शक्ल की 3 माइक्रोफिल्म पड़ी होती हैं। वो पहली, दूसरी और तीसरी एक ही लाइन में 3 माइक्रोफिल्मों में एक असल और बाकी 2 इसकी डमी। असल फिल्म उठाने पर तो कुछ नहीं होता, मगर डमी माइक्रोफिल्म को उठाते ही छत से आने वाले लेजर शुआएं जिस्म से गोश्त तक उड़ा देती हैं। एक बात बताइए, पाकिस्तान से मुसव्वदा फाइलों की शक्ल में चुराया गया है, जबकि यहाँ ये माइक्रोफिल्में महफूज है, तो असल फाइलें कहाँ हैं? असल फाइलें पाकिस्तान में हैं। जॉन राइट के पास इसने वहाँ से माइक्रोफिल्म ही सेंड की थी। ये बात दुरुस्त है एरियल, क्योंकि ऐसा न हो कि हम सिर्फ माइक्रोफिल्म हासिल करके जाएं और असल फाइलें इन्हीं के पास पड़ी रह जाएं। 100% दुरुस्त मिस्टर गुलाम। आप
اس کی قطعی فکر نہ کریں۔ اوکے مسٹر ایریل، بہت بہت شکریہ۔ ایریل سے میٹنگ کے بعد تینوں نے سر جوڑ لیے۔ ہفتہ میں بھی 2 دن باقی تھے۔ 2 دنوں میں انہوں نے پروگرام کو حتمی شکل دینا تھی۔ یہ بات طے ہے کہ وہ نظروں میں آئے بنا مائکرو فلم حاصل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سیکورٹی سسٹم کو جام کرنا ناممکن تھا۔ ایریل جہاں تک مدد کر سکتا تھا وہ کر چکا، اب اس سے آگے انہیں لوگوں کا کام تھا۔ وہ جمعرات کی رات 2 بجے پلان کو حتمی شکل دے کر سو گئے تھے۔ جمعہ کے دن انہوں نے مزید ضروری سامان خریدا۔ شام کو حمزہ سفید مرسیڈیز کار رینٹ کار سے کرائے پر لے آیا تھا۔ یہ کار ہبہو اس جیسی کار تھی جس کی تصویر ایریل نے انہیں دی تھی۔ ہفتہ کی صبح وہ مرسیڈیز کار پر سوار ہو کر نکل گئے۔ 10:30 پر وہ 5 اسٹار ہوٹل سے صرف 20 میٹر ہٹ کر ایک طرف کھڑے تھے۔ عبداللہ اندر ہوٹل میں چلا گیا تھا۔ 11 بجے ان کی مطلوبہ مرسیڈیز کار ہوٹل کے پارک ایریا میں داخل ہوئی، اس لیے کہ پہلے سے یہ جگہ مختص تھی۔ 11:20 پر عبداللہ ہوٹل سے نکلا اور بااعتماد پروکار قدموں سے سیدھا سفید مرسیڈیز کے پاس پہنچا۔ اس نے ماسٹر کی سے کار کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ 11:25 پر وہ گاڑی باہر روڈ پر لے آیا، جہاں ایک طرف غلام رسول کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی نے چند لمحوں کے لیے اس کے سامنے بریک پکڑے اور وہ بھاگ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ 11:30 پر حمزہ سفید مرسیڈیز ہوٹل کے پارکنگ میں لے جا کر کھڑی کر چکا تھا۔ 11:40 پر وہ تینوں اپنے ہوٹل کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ ایریل نے بتایا تھا یہ گاڑی موساد کے ایک اہم عہدیدار کی ہے، اس نے ہوٹل میں 2 گھنٹے رکنا تھا۔ گاڑی ہوٹل کے سامنے روک کر حمزہ اور عبداللہ اتر کر سامان لے آئے۔ اب ان کا رخ موساد کے ہیڈ کوارٹر کی طرف تھا۔ ان کی موت اور زندگی کا مشن شروع ہو چکا تھا۔